गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम एसएससी जीडी के बारे में बातचीत करते हैं कि जो भी ऐसे छात्र हैं जो एसएससी जीडी का तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी मौर्या, काम मेरा पढ़ना और पढ़ाना और लक्ष्य मेरा एक ही है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरा 100% योगदान होना, यही मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 100% आपके लक्ष्य में योगदान दूं, आपके मेहनत में योगदान दूं, ताकि आप सही दिशा में मेहनत करके आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। तो चलिए यहीं से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम देखा जाए एसएससी जीडी में तो अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिला है और एसएससी जीडी में अभी इतना वैकेंसी आ चुका है कि अगर आप सही से मेहनत कीजिएगा, सिंसियर होकर थोड़ा सा भी आप पढ़िएगा, आपके पास समय भी है, तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो पहले हम देखिए शिक्षा पद जो है, कहते हैं ना कि शिक्षा पद जिनके पद पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो, वो लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी का टारगेट बैच, जो कि ये 5 मंथ का है। 5 मंथ तक में आपका पूरे के पूरे संपूर्ण सब कुछ इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें देखा जाए तो ये 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। टाइमिंग है 8 से 12, यानी कि 4 घंटे आपका टाइमिंग है, जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सारा क्वेश्चन सब। उसका देखा जाए तो डेमो अवेलेबल है। और साथ ही बातचीत करें तो फी जो रखा गया है तो यहाँ पे 349 रुपया रखा गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ज़्यादा फी रखा नहीं गया और 349 रुपया में ही आपको फिजिकल फ्री मिल रहा है। यानी कि अगर आप पास हो जाते हैं, आप एसएससी जीडी का जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर फिजिकल भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई होता नहीं, कुछ नहीं होता है। तो फिजिकल अगर क्वालिफाई करना है तो फिजिकल लिए भी तो अगर आप अलग जगह रुपया दीजिएगा, उससे बेहतर होगा आप 349 रुपया में ही आपको फिजिकल भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देरी न किए हुए, आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर हम देखा जाए, देखिए किसी भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर उनका सिलेबस क्या है। हम जानते हैं कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पिछले बार एग्जाम दिए होंगे, उनको सिलेबस मालूम होगा, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत हम बहुत छोटी छोटी ऐसी बात बताएंगे जहां से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आखिर आपने पिछले बार कुछ तो गलती किया होगा, तब तो जाके आपके पास सिलेक्शन नहीं हुआ। वही गलती फिर ना दोहराए, इसी को लेकर आप आज का सेशन देखिए। और जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जबरदस्त तरीके से समझाने वाले, बताने वाले हैं। देखिए अगर सिलेबस की बातचीत करेंगे, देखिए एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा ना, वो 2025 में जनवरी के आसपास होता है। तो जनवरी के आसपास जो आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास अभी देखा जाए तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो इस समय का सही इस्तेमाल कीजिए ना, इस समय का सही इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जो है सब कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर हम बातचीत करेंगे ये एग्जाम की, तो 1 घंटा का एग्जाम होता है, जिसमें जीके और जीएस यानी कि जीके और साइंस मिला के 20 क्वेश्चन आता है, और मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, यानी कि 160 मार्क का रहता है। अगर देखा जाए अब यहाँ पे तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ये आ रहा है कि इंग्लिश या हिंदी का मतलब सर क्या हुआ। मतलब ये हो गया बिहारी के लिए हिंदी हो गया, अदर स्टेट के लिए इंग्लिश हो गया। ऐसी वाली बातचीत नहीं है। बिहारी इसलिए बोल रहे हैं कि बिहारी का जो है ना मैथ एकदम जबरदस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इंग्लिश में बाबू भैया उनको बुखार लग जाता है, 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा इंग्लिश का नाम सुनते ही। तो इसलिए ये एक अच्छा अवसर है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, जो बिहार बोर्ड से संबंधित है, जो हिंदी मीडियम पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। उनका तो हिंदी अच्छा खासा रहता है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी लेना है या फिर इंग्लिश लेना है। तो ये तीनों तो आपका तो जबरदस्त रहता ही है। आप यहाँ पे हिंदी चूज कर लीजिएगा, आपका हिंदी का एग्जाम होगा, हिंदी में एकदम तहलका मचा दीजिएगा और एकदम जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन जो बिहार बोर्ड से नहीं है, जो अदर बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया है, उनके लिए भी अच्छा अवसर है। क्या कि उनको जो है ना यहाँ पे इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंग्लिश चूज कर लीजिए, और इंग्लिश तो आप लोग का शुरू से मजबूत रहता है, और इंग्लिश के लेकर जो आप तहलका मचा दीजिए।
टेंशन लेने वाली कहीं बात ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये बेस्ट जॉब है, बेस्ट वैकेंसी है। वैकेंसी की बातचीत करें 50,000 के आसपास वैकेंसी है। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा खासा वैकेंसी है। कटअप भी ज्यादा नहीं जाता है, सब कुछ बताने वाले हैं, बस शर्ते कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखते हैं अब जीके में आपको क्या सब पढ़ना है, क्योंकि देखिए मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको जीके पढ़ाने वाला हूं। जीके में भी देखा जाए तो पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके, यानी कि ये चारों टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। ये चारों जो है सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं। और बातचीत किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके एग्जाम में। अगर हम बातचीत करेंगे सबसे पहले पॉलिटिक्स, यहाँ से 3 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। पहले बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि फिक्स है कि इतना ही पूछा जाता है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। एक अनुमानित जो है हम लेकर आए गए, पिछले वाले जितना अभी तक में पूछा गया है सब कुछ देख कर हम आए हैं कि हाँ किससे कितना पूछा गया, एवरेज लेकर आ चुके, ये एक एवरेज है। तो पॉलिटिक्स से 3 क्वेश्चन आता है। आपको मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं, अगर पॉलिटी आपने अच्छे तरीके से मेरे से पढ़ लिए तो पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं चलता है कि पॉलिटी पूरी पढ़ना है या फिर कुछ कुछ पढ़ना है। पॉलिटी पूरे नहीं पढ़ना रहता है। एसएससी जीडी में एसएससी का तो एक ही खासियत है, यही तो विशेषता है कि वो जो है ना कुछ मेन टॉपिक को कवर करते हैं, कुछ मेन टॉपिक पे वो फोकस करते हैं। कहते हैं ना कि कैमरा मैन फोकस करो, वही एसएससी जीडी जो है ना वो फोकस करते हैं कुछ मेन टॉपिक पे, ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक पे। तो वो जो टॉपिक पे फोकस करते हैं आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना है। तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ बताते जाएंगे कि इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है और इस पे कम मेहनत करना है। उससे क्या होगा, आपका एक बेनिफिट हो जाएगा भाई साहब कि कम मेहनत कीजिएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। वही तो कहता है एसएससी क्या कहता है, आप कॉमन सेंस लगाइए, काम पढ़िए, अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क कीजिए और आप सिलेक्शन लेके घर जाइए। पूरे आपको ज्ञानी नहीं बनना। हिस्ट्री में देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था। हिस्ट्री में भी वही वाली बातचीत आ जाती है कि सब जगह से जो है क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो वो सारा कुछ हम देखते हैं हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां से 3 से 4 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी से 5 से 6 क्वेश्चन। यानी कि आपका करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी अगर मजबूत है, आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी पे मेहनत कर लिए तो आपका सिलेक्शन होने से यानी कि कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि जीके में आपका अच्छा स्कोर चला जाएगा। और सभी स्टूडेंट देखिए मैथ भी बना लेते हैं, रीजनिंग भी बना लेते हैं, और यहाँ पे चूज वाला है तो ये भी अच्छा खासा कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो आ जाती है सिलेक्शन वाली बातचीत तो वो आ जाती है जीके जीएस का। क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर आपको पास होना है ना, सिर्फ पास होना है, तो आप ये तीनों सब्जेक्ट से भी पास हो सकते हैं, इतना आपका आ जाएगा, आप पास हो जाइएगा। लेकिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए, मेरिट लिस्ट बने, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन चाहिए ना तो जीके जीएस ही सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्योंकि सभी स्टूडेंट जीके जीएस में जाके फंस जाते हैं, जीके जीएस में जाके जो है गलत कर जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग दे देता है, जिससे क्या होता है उसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। पास तो वो हो जाता है, वो इतना कटअप ला लेता है कि पास हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको तो सिलेक्शन चाहिए ना, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हम कहते हैं हार भले ही नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने वालों की बदनामी बहुत होती है। कोशिश करने वाले कोई पूछता तक नहीं है, कोशिश करने वाले कोई देखता नहीं है। कैसे भाई साहब, कोशिश तो आपने भी पिछले बार किए थे, क्या आपका नाम चर्चा चला? कोशिश तो आपने भी बहुत कुछ में किए हैं, कोशिश तो यहाँ पे लाखों करोड़ों स्टूडेंट करते हैं, क्या सभी का नाम चलता है? नहीं भाई साहब, जिनका सिलेक्शन होता है उनका नाम चलता है, उनका वाहवाही होता है, उनका गुणगान गाया जाता है। जिनका सिलेक्शन होता है, मेहनत करने से बाबू भैया कुछ नहीं होता है, अपना जी जान लगा दे, सिलेक्शन लेने से कुछ होता है। क्या आपको कभी आप सुने हैं कि आप ये सुने होंगे कि सरकारी नौकरी जिनका लग जाता है, शादी तो बाबू भैया बहुत जल्दी हो जाती है, अच्छी विश्व सुंदरी उनको मिल जाती है, यानी कि अच्छी लड़की से शादी होती है, सारा कुछ अच्छे तरीके से। और आप काले भी है, किसी भी रंग के, कुछ भी है, सरकारी नौकरी लग गया तो ये तो फिक्स हो जाता है कि अब आपका शादी जबरदस्त तरीके से होने वाला है, और आप जो है पैसा भी जबरदस्त गिनने वाले हैं। क्या है कि नहीं है? है। लेकिन जब आपका सरकारी नौकरी नहीं लगता, आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन फाइनली नहीं ले पाए, तो क्या आपका जो है क्या कहें कि नहीं विद्यार्थी बहुत मेहनत किया है, तो चलिए भाई आपका अच्छा खासा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है।
इसलिए मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन लेने से कुछ होता है। तो सिलेक्शन लेना है, जीके जीएस पढ़ना होगा और उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है। अब बातचीत आ जाती है कि सर क्या जीके जीएस जो इतना बोरिंग सब्जेक्ट है क्या पढ़ा जाए? नहीं, ये आपका माइंडसेट है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप क्लास कीजिएगा मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि जीके जीएस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप जीके जीएस अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, पढ़िएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। इसमें देखा जाए तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये दोनों जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। स्टैटिक जीके तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, कंसेप्ट के माध्यम से याद करवा दूंगा, कोई कहानी के माध्यम से याद करवा दूंगा। लेकिन करंट अफेयर में क्या होगा? करंट अफेयर कहता है कि हमको याद नहीं करो, ये कहती है कि तुम जो है ना हमको याद नहीं करो, मेरे पे टाइम बर्बाद नहीं करो, लेकिन बशर्ते हर एक दिन हमको एक झलक कम से कम दिखला दो। मैं जब तक तुम्हें ना देखूं मुझे चैन नहीं आता है, वो गाना है ना, वही वाली बातचीत करंट अफेयर के साथ चलती है। आप जो कहीं और जगह अफेयर जो चलता है आप लोग का, वो अफेयर अब करंट पे लगाइए, करंट अफेयर चलाइए। और यहाँ पे जब आपका ध्यान रहेगा, करंट अफेयर कहता है कि आप 15 से 20 मिनट डेली आप सिर्फ हमको देख लिए ना, याद नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आप देख लिए एक नजर में। और ऐसा अगर 5 से 6 महीना करते हैं, गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। और स्ट्रेटेजी की रही बात, ये तो मैं खुद याद करवा दूंगा और आपको होमवर्क के थ्रू भी आपको याद करवा दूंगा। तो यानी कि आप यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका तैयारी यहाँ पे हो जाए। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वो अलग से पढ़ाएंगे, दूसरे सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और वहां पे भी बेस्ट तरीके से समझाएंगे। यानी कि जीके जीएस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कितना फोकस करना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब बातचीत आ जाती है कि सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम जो आ जाती है आप लोग के बीच में, और काफी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर तैयारी कैसे करें। तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन उनसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी होता है आखिर तैयारी कितना करना है। कितना का मतलब वही तो होता है कटअप, कि सर कटअप कितना जाता है, एसएससीजीडी का आखिर कटअप कितना जाता है, कितना अगर हम मार्क ला लेंगे 160 में कितना मार्क अगर हम ला लेते हैं तो हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए जो कटअप आती है ना बाबू भैया, अगर सिलेक्शन लेना है तब अगर कटअप की बातचीत करें, सिलेक्शन की बातचीत करें, सिलेक्शन अगर लेना है और कटअप आपको मालूम करना है कटअप कितना जाता है सिलेक्शन में। अगर आप 160 में से कितना 160 में से अगर आप 120 प्लस ला लेते हैं, कितना 120 प्लस ला लीजिएगा, आपका मेरिट बन जाएगा, आपका मेरिट बन जाएगा। नहीं, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं, हम जानते हैं आप YouTube पे ढेर सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कहता होगा 110 लाइए, 100 लाइए, आपका हो जाएगा। 100 लाइएगा, आप पास हो जाइएगा, मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनाना है 120 प्लस करना होगा, तभी आपका गारंटी है कि आपका मेरिट बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट है, पिछले बार भी कई सारे स्टूडेंट पास हुए थे, कई सारे, तो वहां पे देखा गया कि जिनका 120 से कम था, लगभग जो है उनका मेरिट नहीं बना था। तो मेरिट बनाने के लिए 120 आपको लाना है, कम से कम 118, लेकिन आपको 120 लेके चलना टारगेट करके। और एकदम आसान है, एकदम टेंशन नहीं लेने वाली बात है। अगर आप पढ़े नहीं, अगर आप 5 महीना मेहनत कीजिएगा ना तो हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कटअप की बातचीत। अब आपको कितना मेहनत करना ये पता चल गया। अब तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका है वो मात्र 2 तरीका है। पहला तरीका ये आ जाती है कि आप कहीं भी पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ कहीं भी जाके जो है ना एक बार आप क्लास कर लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, किताब पढ़ के क्लास करके आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, पूरे सिलेबस कवर कर लीजिए। जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होगा तब तक आप कितना भी मुंह रगड़ लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सिलेबस आपको कवर करना होगा। और दूसरा जो आपका तरीका आ जाती है सामने, दूसरा तरीका आ जाता है प्रैक्टिस का। दूसरा क्या जाता है प्रैक्टिस का, आपको प्रैक्टिस लगाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए, या जिनको आप लोग कहते हैं मॉक टेस्ट, यानी कि आप लोग कई सारे इंटरव्यू में आप लोग सुने होंगे कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, वही वाली बातचीत हो जाती है। सिलेबस कवर का मतलब यानी कि आप कहीं भी रहिए, कहीं भी फाउंडेशन टारगेट बेस करके 5 से 6 महीना आपका समय है, 5 से 6 महीना समय दीजिए और सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। कम से कम सिलेक्शन लेना है, कम से कम 150 से 200 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही होगा।
हर हाल में, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्यों कहिएगा सर, जब हम पढ़ ही लिए तो प्रैक्टिस सेट क्या मायने रखता है? प्रैक्टिस सेट मायने रखता है क्योंकि आपने ये बात तो पढ़ लिया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन आपने वहां पे ये छोड़ दिया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी। अगर मान चलिए ये बात आपने नहीं पढ़ा, जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो उस समय वहां पे क्वेश्चन आ गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, तब आपको लगेगा बाबू भैया ये तो हम पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने मिस कर दिया, ये तो छोड़ दिया, ये तो सर पढ़ाए नहीं, या मिस्टेक से छूट गया होगा। तो प्रैक्टिस सेट के दौरान तो वही होता है, और कुछ भी क्वेश्चन छूट जाता है तो वो आपका वहां पे कवर हो जाता है। और उसके बाद ये भी पता चलता है आखिर यहाँ से इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम अब की बार एसएससी जीडी में अब की बार क्या 2-3 बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन कि जैसे मौलिक कर्तव्य की बातचीत करें तो 11 मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है, 51 के को अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है, लेकिन 51 के को में तो इसकी चर्चा किया गया है, लेकिन इसमें क्या हुआ जानते हैं? इसमें सबसे बड़ा गलती क्या हो गया जानते हैं? 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ऑप्शन में दे दिया कि झंडा फहराने का या राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को सम्मान करने का जो है ना मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, और ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि 51 का 1 का ए दे दिया, 51 का 1 का 2 दे दिया, 51 का 1 का 3 दे दिया। ये बात 2-3 बार पूछा गया इस टाइप से। अब कई सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हम तो सिर्फ 51 का को या 51 का ए पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ तो 1 2 3 ऑप्शन भी लगा दिया है, इसके बारे में तो हम आज तक पढ़े ही नहीं, अब क्या होगा? उसके बाद उनको ये लगने लगता है कि ये तो हम कभी पढ़े नहीं, और वहां पे क्या करते हैं अच्छा खासा उनको जानकारी होने के बावजूद भी वो गलत कर जाते हैं। अच्छा खासा वो जानकारी भी रहता है लेकिन यहाँ पे उनका जो है वो उनको समझ में नहीं आता और गलत कर जाते हैं। यही तो प्रैक्टिस सेट का एक फायदा है, यही तो प्रैक्टिस सेट में आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आया तो उसको कैसे समझाना, कैसे उनको बनाना है, क्योंकि वहां पे होता क्या एग्जाम में कम समय में आपको जो है ना बनाना होता है। तो यानी कि प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाना भी जरूरी होता है। ये 2 तरीका, आप 2 तरीका को फॉलो कीजिए और जी जान झोंक दीजिए, मेहनत करने में कोई कसर नहीं कीजिए, जी जान झोंक दीजिए, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया है। चलिए अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, उस साथ ही पॉलिटी और हिस्ट्री सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी क्लास में शुरुआत किया जाएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत की जाएगी, क्योंकि पूरे हिस्ट्री में देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से जब भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यों ना मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत किया जाए। तो कहते हैं ना कि पहला प्यार जो है ना जिंदगी भर याद रहती है, वही वाली बातचीत हो जाती है। जब पहली बार आप आधुनिक इतिहास पढ़िएगा ना तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले आधुनिक इतिहास से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सिलेबस की देखते हैं। देखिए आधुनिक इतिहास पढ़ने से पहले, अगर किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो है उनका सिलेबस जानना जरूरी हो जाता है। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, आपको क्या सब पढ़ना होगा इसमें, क्या सब वो सारा कुछ जब आप देख लीजिए क्या सब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद क्लास की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद एक एक चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, चैप्टर आपका समाप्त होते जाएगा और आपका सिलेबस खत्म होते जाएगा। तो चलिए इसके साथ जो है अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर आता है वो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन आ जाता है। ये आपका पहला चैप्टर है। देखिए चैप्टर तो ढेर सारे हैं लेकिन ये चैप्टर मैं खुद अपने दृष्टि से बनाया हूँ ताकि हाँ लगे कि जिस टाइप से आपको समझ में आ जाए, बस उनको ध्यान में रखते हुए चैप्टर सब लिखा गया है। तो पहला जो है वो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है, यानी कि यूरोप से ढेर सारी जो कंपनी आए थे व्यापार करने के माध्यम से, वो कैसे आए थे, क्यों आए थे, आखिर आए तो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, किस तरह से यहाँ पे शासन प्रशासन करना शुरू कर दिए, वो सारा कुछ जो है पढ़ते हम पहला चैप्टर में। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पुर्तगाली आए थे यहाँ मसाला बेचने के लिए, यानी कि मसाला खरीदने के लिए यहाँ से मसाला खरीदे और उसके बाद जब जाके अपना बेचे अपना देश में तो पता चला 60 गुना उनको मुनाफा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। इस तरह से फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई, फिर उसके बाद वो भी जो है ना धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिए, अपना फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है फिर यहाँ पे यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, इस तरह से सब कुछ शुरू हो गया। तो ये चीज पढ़ते हम
पहला चैप्टर में। और दूसरा हम पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। यानी कि दूसरा चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि जब वो अब आ गए थे तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना सत्ता अपना, कहते हैं ना कि आप देखते होंगे अक्सर अगर आप ट्रेन से जाते होंगे तो आपको ये मालूम चलता होगा कि अगर महिला आ गई बगल में बीच बैठने के लिए, अगर वो बोल दी कि भैया थोड़ा सा हमको जगह दीजिएगा बैठने के लिए, अगर आप उसको बैठने के लिए जगह दे दिए तो कुछ देर में आपको वहां से खाली करना पड़ जाए। क्यों? वो पहले बैठती है, फिर धीरे धीरे वो क्या करती है, फिर अपना पैर में थोड़ा फैलाती है, फिर वहां धीरे धीरे वो सो जाती है, लेकिन आप ही को साइड कर देती है। ऐसा कई सारे स्टूडेंट के साथ हुआ होगा और होता भी है। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे अपना पैर फैलाना शुरू कर देते हैं। तो वही काम हुआ था ये ब्रिटिश शासन के दौरान भी। वो जब अंग्रेज लोग आए थे, जिनको आप लोग अंग्रेज कहते हैं, तो वो जब आए थे तो वो यही काम किए थे, पहले व्यापार करने के माध्यम से आए। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे राजा जो है ना अच्छे तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि गलत चीज का जो है, जो अंदर था उनके अंदर कमी था, वो कमी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, इन्हीं का मौका का फायदा उठा लिया और वो मौका का फायदा उठा के यहाँ शासन प्रशासन करना शुरू कर दिए। कहते हैं कि दो आदमी अगर झगड़ा के जाए तीसरा को फायदा होता, वही वाली बातचीत हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना सत्ता का विस्तार किया था, नया नया राज बनाया था और वहाँ शासन प्रशासन करना शुरू किया था। ये सारा कुछ पढ़ते हैं हम दूसरा वाला चैप्टर में। तीसरा हम पढ़ते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में। हम आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाले हैं किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे ना तब हम बता चल जाएंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज, तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्योंकि देखिए जब शासन प्रशासन होने लगा तो कुछ ना कुछ पदाधिकारी को तो नियुक्ति करना था। तो जो पदाधिकारी को नियुक्ति करना था तो उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय हुआ करते थे। तो कब कौन गवर्नर बने, कब को वायसराय बने, कब अपने शासन काल में क्या सब काम किए, वो सारा कुछ पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर में। चौथा में 1857 का विद्रोह, इसके बारे में हमें लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पहले से भी थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही। 1857 का विद्रोह, वीर कुंवर सिंह का आप लोग नाम सुने होंगे, मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, ये सब का तो नाम सुने होंगे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें कहते हैं, इन सब का तो नाम सुने होंगे, क्योंकि ये सब का योगदान जो रहा है वो 1857 के विद्रोह के समय में ही रहा है। कहते हैं ना कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये आज़ादी का एक झलक है। आज़ादी तो मान चले अगर फिल्म मानते हैं, सिनेमा मानते हैं, 1857 का विद्रोह एक ट्रेलर है। 1857 के विद्रोह के समय में ही हमारा देश आज़ाद हो गया होता, लेकिन कुछ कारणवश आज़ाद नहीं हुआ। वही कारण सब पढ़ते हैं, असफलता कारण पढ़ते हैं, वही सारा कुछ तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, चौथा चैप्टर में। अब देखते हैं पांचवा चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि उस समय में जो हमारे धार्मिक जो कुप्रथा फैली हुई थी धर्म के विरोध, अभी भी धर्म में कुछ कुप्रथा फैली हुई है कि नहीं। जैसे अभी भी आप देखिएगा तो आजकल जो है ना दहेज लिया जाता है कि नहीं। आप ही लोग में से कम खच्चर तो है नहीं। अभी आप सिलेक्शन के लिए भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, हमें जो है सिलेक्शन दिला दीजिए, अगर हमको सिलेक्शन मिल जाएगा हम गारंटी करते हैं दहेज नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग तो इतना ईमानदार है नहीं, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा दहेज का डिमांड आप ही कीजिएगा। तो दहेज का जो डिमांड कीजिएगा बाबू भैया, ये कुप्रथा है। इसी तरह कुप्रथा उस समय भी फैली हुई थी, जैसे में सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, ढेर सारा ऐसी कुप्रथा फैली हुई थी। तो उनको दूर करने के लिए जैसे राजा राम मोहन राय सब हो गए, उन सब अपना योगदान दिया और कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए थे और उस आंदोलन के तहत जो है वो कुप्रथा को दूर करने का प्रयास किए थे। अभी भी ढेर सारा आंदोलन चलता है, लेकिन अभी भी आप लोग थोड़ा समझदार हो गए, इसलिए वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, उसका छठा चैप्टर हो गया प्रमुख भारतीय विद्रोह। ये चैप्टर में हमको ये पढ़ना होता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन प्रशासन करना शुरू कर दी थी तो उन्होंने जो कुछ गलती कर रहे थे, वो जो है जबरदस्ती किसान के ऊपर कुछ भी थोप देते थे, मिडिल फैमिली गरीब के ऊपर कुछ भी टैक्स वगैरह सारा कुछ लगा दिया करते थे। यानी कि उसके बाद क्या हुआ था, तो स्वाभाविक बात है जब आप किसी के ऊपर ज्यादा दबाव डालिएगा तो वो जो है ना एक दिन कितना भी अच्छा इंसान हो, एक ना एक दिन जो है ना उसे काली माँ का अवतार लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं। कभी लक्ष्मी रहती है तो कभी उनको काली माँ का अवतार भी लेना पड़ता है, वो दबाव डालने की वजह से। वही वाली बातचीत हो गई थी यहाँ पे जनता के साथ ज्यादा भेदभाव करने लगा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हीं को लेकर जनजातीय विद्रोह सब हुआ था, ढेर सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, वो सब पढ़ते हैं छठा चैप्टर में।
सातवां में पढ़ते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। अब आधुनिक भारत में जो शिक्षा का जो विकास हुआ है, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, आपको क्या लगता है ये आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, जैसा पहले से बनाया गया उस टाइप से आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे में आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, आपके पास चॉइस हो जाता है कि आप ये सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। जैसे में अगर आप बायोलॉजी चूज करते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करना पड़ेगा, बोटनी चूज करते हैं, इस टाइप से रहता है। जैसे आप इंटर में जाते हैं तो आपके पास मैथ बायोलॉजी चूज करने के लिए आ जाता है। ये सब जो सारा कुछ बनाया गया है, आप 2 साल का ही इंटर कर रहे हैं, 3 साल का ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब तो 4 साल का हो गया है, तो आप 2 साल का इंटर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से ये ढांचा बना हुआ है। तो ये ढांचा कब बना था, कैसे बना था, वही सारा कुछ तो हम पढ़ते हैं ये 7वां चैप्टर में। और प्रेस का यानी मीडिया का विकास, किस तरह से जो समाचार पत्र न्यूज पेपर और सब फैला, वो सब पढ़ते हैं इस चैप्टर में। और उसके बाद देखते हैं 8वां में कांग्रेस का गठन। कांग्रेस का गठन जो है आजादी के योगदान में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, क्योंकि जिस तरह से एक अच्छा समाज स्थापित हुआ था ब्रिटिश शासन में, उसी तरह से एक अच्छा साम्राज्य इधर भी स्थापित होना था। एक अच्छा संस्थान, एक बड़ा संस्थान जब तक स्थापित नहीं होता, फिर ब्रिटिश शासन को कौन ऐसा था कि जो उनको टॉर्चर करते रहता, कौन ऐसा था धीरे धीरे उनको जो है अपने साइड लाने काम करता, ये कांग्रेस ही था। यानी कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था, ठीक है, जो आज कांग्रेस है वही कांग्रेस है, लेकिन शुरुआत में इनकी अहम भूमिका रही थी। तो यहाँ पढ़ना होता है और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। कांग्रेस का ढेर सारा अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें सभी भाग लेते थे और उस अधिवेशन में बैठ के सभी लोग निर्णय लेते थे कि अब किस तरह से देश को चलाना है, किस तरह से आजादी में योगदान देना है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ जो है पढ़ते हैं 8वां चैप्टर में। 9वां में पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रांति का मतलब ये होता है बदलाव होता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव। यानी कि ये जो बदलाव हुआ, हम जो पहले गुलाम थे, हमारे पूर्वज जो पहले गुलाम थे, अभी आजादी में जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव कहीं न कहीं एक दिन में नहीं मिली है, और ये बदलाव कहीं न कहीं बहुत सारे का इसमें मेहनत लगा है, तब जाके ये बदला हुआ है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो उनमें किनका योगदान रहा था, किन सारे महापुरुष का योगदान रहा था, वही सब महापुरुष कैसे योगदान दिए थे, किस टाइप से वो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए थे, वही सारा कुछ पढ़ते हैं 9वां चैप्टर में। 10वां में पढ़ते हैं गांधी युग के बारे में। यानी कि कहते हैं ना कि आप मेहनत कितना भी कर लीजिए, मेहनत कितना भी कर लीजिए, नाम उन्हीं का होता है जिनका सिलेक्शन होता है, जो कामयाबी हासिल करता है। तो कामयाबी हासिल तो कहा जाए तो एक तरह से वो कामयाबी हासिल करने में मुख्य भूमिका गांधी जी का रहा था। यानी कि देश को आजाद करने में मुख्य भूमिका गांधी जी का रहा था। तब तो जो है भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है, ऐसे तो नहीं कहा गया, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो वही सारा कुछ गांधी जी का अहम भूमिका रहा था, अहम योगदान रहा था देश को आजाद कराने में। तो वो सारा कुछ गांधी जी किस तरह से देश को आजाद कराए, किस तरह से जो है अपना योगदान दिए, कितना बार जेल गए, क्या किए, असहयोग आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, खेरा सत्याग्रह, ढेर सारा आंदोलन इन्होंने चलाए थे। तो वो सारा कुछ आंदोलन के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, वो यहाँ गांधी युग में पढ़ते हैं। तो यानी कि ये 10 चैप्टर कहने के लिए ढेर सारा चैप्टर है, लेकिन हम 10 चैप्टर को बांट के पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो छोटा छोटा थोड़ा बहुत टॉपिक है वो सब इसी चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ा देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको ये बात तो अब समझ में आ गए हुए आपका सिलेबस क्या है, किसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब बातचीत आते अब क्लास की शुरुआत किया जाए। अब जो पढ़ाया जाएगा वो पहला चैप्टर क्या है आपका, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो इस चैप्टर की अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है तैयार होंगे, लेकिन इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो आज आपका पहली क्लास होगा तो उनको जो है ना होता है कि आप पहली बार में ज़्यादा देर बैठने में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है कि 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटा बैठने में उसको दिक्कत आ जाती है। तो उनको लेकर जो है तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना इनसे आगे हम पहला चैप्टर को शुरुआत करेंगे और डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन उनसे पहले मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं, उस टाइप से आप तैयार होकर आइएगा। हम पहले कंसेप्ट बेस पे आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाएंगे। जैसे में मान लीजिए पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो डिटेल से पढ़ाएंगे कौन आए, कैसे आए, पूरे कहानी के माध्यम से। फिर उसके बाद हम उसी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देंगे क्लास के अंदर ही। इससे क्या होगा,
एक तो आपको पहले मान से कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर दूसरा जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट, जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको 2-3 फायदा मिल जाएंगे। तीसरा ये कि आपको पता भी चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। हम पढ़ाने के वक्त में, पढ़ाने के दरमियान ही हम आपको ये भी बताते जाएंगे इस टॉपिक से इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में, और इतना बार जो है ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास कल, अब नेक्स्ट क्लास में आप जो है ये शुरुआत करते हैं, आज का यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद मेरा 45-50 मिनट का क्लास होगा, लेकिन आज पहला क्लास है, थोड़ा रहने देते हैं क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।